अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? यकीनन आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें स्पेशली एग्जांपल हम लेंगे ह्यूमन बीइंग की। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा एडवांस होता है बनिस्बत इनवर्टिब्रेट्स के। तो अगर हम इनवर्टिब्रेट्स को लें, इसमें ग्रुप हम लेंगे हेमिकॉर्डेट्स का। तो ये एंसेस्टर है जी वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स स्टार्ट होने से पहले जो ग्रुप है वो हेमिकॉर्डेट्स का है। वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट का ग्रुप है। तो कॉर्डेट से पहले वाला जो ग्रुप है, यानी इनके जो एंसेस्टर हैं जहाँ से ये बने हैं, वो हेमिकॉर्डेट्स हैं। तो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि हमने अर्थवॉर्म के अंदर मेटानेफ्रिडिया जो पढ़े हैं। तो ये मेटानेफ्रिडिया जो है वो क्या है कि ये इनिशियल जो है वर्टिब्रेट्स का जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसकी डेवलपमेंट से पहले वाला है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। एक तो आगे ना कि एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स, अब हैं जी प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स जो पुराने हैं, जो बहुत कदीम हैं। तो उनके अंदर जो है वो किस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता था। उनके अंदर मेटानेफ्रिडिया नहीं थे, बल्कि उससे थोड़ा सा एडवांस जो है सिस्टम था। यानी इनके अंदर किडनीज थी जो सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स रखती हैं। यानी इनकी किडनीज के अंदर, जैसे कि हैगफिश है, तो ये हमारे पास प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है, एक पुराना वर्टिब्रेट है। इस वर्टिब्रेट के अंदर क्या पाया जाता है, इसकी किडनी के अंदर सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं। यानी उसमें ऐसी जो है वनालियाँ पाई जाती हैं जो तरतीब में जो है क्या होते हैं, खानों के अंदर जो है वो इनकी तरतीब जो है वो लगी होती है। अब जैसे ही फर्दर एवोल्यूशन होती है, तो फर्दर एवोल्यूशन के बाद क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर इस तरह की किडनीज जो है वो बनी, जिनके अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स थी, लेकिन वो सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं थी। यानी एग्जैक्टली वैसे सेगमेंटली जो है वो अरेंज नहीं है जैसे कि हैगफिश के अंदर है, बट आप कह सकते हैं कि जो है एग्जैक्ट वैसे जो है सेगमेंटली अरेंज नहीं है जैसे कि हैगफिश के अंदर है। तो किस तरह से ये अरेंज होती हैं, ये क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं विद डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यानी ये एडवांसमेंट आ गई, ये एवोल्यूशन हो गई। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है, इनके अंदर किडनीज होती हैं जिनके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है बेसिक जो यूनिट होता है वो नेफ्रॉन जो है वो कहलाता है। तो ये नेफ्रॉन को वर्टिब्रेट का नेफ्रॉन भी जो है कहा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गई हमारे पास जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वर्टिब्रेट्स के अंदर, उनके अंदर जो है डेवलपमेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम मेटाबॉलिक वेस्ट की। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं, वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी ये ऐसे वेस्ट होते हैं कि ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक पाथवेज एंड द केमिकल्स दीज आर यूज्ड और प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे मेटाबॉलिक पाथवेज, और इसी तरह जो है जितने भी उनके अंदर केमिकल्स जो है मौजूद होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा। प्रेजेंस ऑफ द वेस्ट इन द बॉडी इज़ वेरी डेंजरस। अब ये जो मेटाबॉलिज्म तो होना ही होना है, अल्टीमेट बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एवरी टाइम जो है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो हो रहा होता है, और एवरी टाइम जो है मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सो ये जो वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, इनकी जो प्रेजेंस है बॉडी के अंदर, ये बहुत जो है वो डेंजरस होती है। ये अगर इसी वजह से जो है पॉइजनस बॉडी के अंदर, सेल के अंदर क्रिएट हो जाए, तो इसी वजह से हमने डिस्कस किया था पहले भी कि इसी वजह से कन्वुलियन काज हो सकती है, यानी इसी वजह से जो है वो दौरे पड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें मतलब डेथ तक जो है ये काज करने की रीज़न जो है वो बन सकता है, कोमा काज हो सकता है इसकी वजह से। तो ये तीन इसमें जो है कह लीजिए कि जो है होती हैं कंडीशंस
कन्वोल्यूशन काज हो सकती है, कॉमा का जो है ये काज हो सकता है। ये जो एलिवेटेड जो लेवल है नाइट्रोजन वेस्ट का, ये बॉडी के अंदर जो फाइनली जो एक्सट्रीम लेवल है इसमें जो इसका इफ़ेक्ट है वो डेथ तक हो सकता है। सो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम यूज़ होता है। तो जैसे हमने बात की है मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं एनिमल्स के अंदर, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो उनमें सबसे पहले आता है यूरिया, और ये प्रोड्यूस होता है अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से। इसके अलावा क्रिएटिनाइन है जो कि प्रोड्यूस होगा मसल के अंदर मौजूद जो क्रिएटिनाइन फॉस्फेट होती है, जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो इससे प्रोड्यूस होगा क्रिएटिनाइन। इसी तरह यूरिक एसिड है जो कि न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है। बिलिरुबिन है, ये एंड प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन का, और बहुत सारे जो मेटाबोलाइट्स हैं, ये हार्मोन के मेटाबोलाइट्स हैं, उनसे प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड, ड्रग्स एंड फूड एडिटिव्स हैं। ये पेस्ट को किल करने के लिए बहुत सारी ये पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं। ये पेस्टिसाइड भी इवन इंजेस्ट हो सकते हैं बॉडी के अंदर, ड्रग्स हो सकती हैं यानी मेडिसन हो सकती हैं, और फूड एडिटिव्स, फूड के अंदर जो एडिशनल कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं, ये जब हम फूड लेते हैं तो उसके साथ बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो सकते हैं। इनको भी बॉडी से रिमूव करना, एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। अदर टॉक्सिन्स हैं, ये इंजेस्ट भी हो सकती हैं और ये बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। बहुत सारी ये टॉक्सिन्स जो है ये बैक्टीरिया की वजह से, वायरसेस की वजह से बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम होता है ये ख़ुद भी इसको प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कंसीडर नहीं किया जाता। वैसे तो स्किन में से रिमूवल होती है सॉल्ट की भी, वाटर की भी, और इसके अलावा सीबम की भी। तो रिमूवल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय दी स्वेट ग्लैंड, पसीना बनाने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, जो वदूद होते हैं, उनसे सॉल्ट एंड वाटर रिमूव होता है। इसी तरह सीबम जो है ये स्किन से एक सेक्रीशन होती है, जो ये स्किन पे आपने अक्सर जो है ना वो देखा होगा, स्पेशली फेस के ऊपर जो है एक ऑयली सी जो है वो तह जो है वो बनती है। कुछ लोगों के अंदर ये ज़्यादा होती है, कुछ के अंदर जो है ये कम होती है। डिपेंड करता है कि जो स्पेसिस ग्लैंड्स हैं उनकी अमाउंट जो है वो कितनी है स्किन के अंदर, उस पर ये डिपेंड करता है। खैर, सीबम जो प्रोड्यूस हो रहा होता है और इसी तरह जो है सॉल्ट एंड वाटर जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है, इनकी रिमूवल स्किन से होती है। रिमूवल इनकी स्किन से हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर नहीं किया जाता। और क्यों नहीं इसको कंसीडर जो है वो किया जाता है, क्योंकि इसमें रीज़न देखेंगे कि सॉल्ट एंड वाटर जो है वो क्यों इसमें जो है रिमूव हो रहे हैं बॉडी से, एक्सक्रीट जो है वो क्यों हो रहे हैं सेबेशियस ग्लैंड से, सीबम जो है या जो ये चिकनाई है ये किस तरह से जो है वो निकल रही है। रिमूवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने की सूरत में जो सॉल्ट एंड वाटर जो है रिमूव होता है। अक्सर आपने गर्मी में जो है, जैसे आजकल सीज़न जो है वो चल रहा है, तो ये आपने नोट किया होगा गर्मी के अंदर जो है पसीना बहुत आता है, और पसीना आने के साथ अक्सर जो डार्क कलर की ड्रेसेस होते हैं उनमें आपने नोट किया होगा कि एक वाइटिश सी तह बन जाती है। वो तह क्यों बनती है? वो ड्यू टू सॉल्ट। जब पसीना खुश्क होता है तो पानी तो इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट की लेयर होती है वो स्किन के ऊपर जो है स्किन के ऊपर कह रही हूँ, कपड़ों के ऊपर जो है वो लगी हुई रह जाती है। खैर, ये पसीने के अंदर जो है वो क्या है, वाटर एंड सॉल्ट जो है रिमूव हो रहा है, और ये कहाँ से रिमूव हो रहे हैं? स्वेट ग्लैंड से। तो ये किस लिए होता है? ये फॉर थर्मो रेगुलेशन, यानी इसका बेसिक पर्पस एक्सक्रीशन नहीं है, बल्कि ये थर्मो रेगुलेशन है। इसी तरह जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ये जो ऑयली सेक्रीशन जो है वो दे रहे हैं, जिसको सीबम कहा जाता है, इसका पर्पस जो है वो क्या है? दो पर्पस होते हैं बेसिकली, दो ये काम जो है वो कर रहे होते हैं। एक तो ये प्रोटेक्शन जो है वो देते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरा काम इनका जो है वो क्या है कि ये हेयर एंड स्किन के अंदर जो है लुब्रिकेंट का काम जो है वो करते हैं, फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस करने का जो है ये काम
करेंगे। तो लुब्रिकेशन के लिए स्पेशली मेरे हेयर्स के अंदर तो ये लुब्रिकेशन काफ़ी ज़्यादा जो है ना पाई जाती है। एक दिन धोने के बाद अगले दिन जो है इतना ऑयल जो है वो बालों के अंदर निकला होता है ना। सो अब ये 2 काम हैं। इसमें हमारे पास जो है स्किन के अंदर जो रिमूवल हो रही है 2 चीज़ों की हो रही है, स्वेट की और सीबम की। लेकिन दोनों का पर्पस ही एक्सक्रीशन जो है वो नहीं है, बल्कि दोनों का एक स्पेशल जो है वो पर्पस है। स्वेट का किस लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए, और सीबम का किस लिए, प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन के लिए। तो ये वजह है कि हम स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर कंसीडर नहीं करते। ओके जी, अब है हमारे पास लीवर और लीवर के जो मेजर फंक्शंस हैं ये। तो लीवर और किडनी दोनों जो है ये बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और जो मेजर इसमें होम्योस्टेटिक फंक्शन है लीवर के, इनको 5 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है हम डिवाइड करते हैं। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। 1 बाय 1 हम इनको ले लेते हैं कि ये क्या इनका फंक्शन है और इसमें जो इफ़ेक्ट है होम्योस्टेसिस के ऊपर इसका क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन सिंथेसिस का है। 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनकी या 4 मेजर कैटेगरीज हैं जिनकी सिंथेसिस जो है लिवर के अंदर हो रही होती है। ये कौन कौन से हैं तो हम इनमें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन वेस्ट जो हैं इनकी सिंथेसिस होती है, इनकी फॉर्मेशन होती है। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इनकी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, इसमें इनकी सिंथेसिस में लिवर इन्वॉल्व होता है। और इसका होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है वो क्या होगा कि ये वेस्ट डिस्पोजल में सपोर्ट जो है वो करेगा किसको, किडनी को। फिर इसमें सेकंड कंपोनेंट सेकंड कैटेगरी हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स की है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है और एल्बुमिन है। ये 3 हमारे पास जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिनकी सिंथेसिस जो है कहाँ पे हो रही है, ये लिवर के साथ लिंक्ड है। तो इसमें तीनों का अगर हम फंक्शन लें तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है काम जो है वो कर रही है। और इसके अलावा इसमें ऑस्मोटिक जो बैलेंस है बॉडी का उसको मेंटेन रखने के लिए। और फाइब्रिनोजेन जो है इसमें इसका मेजर फंक्शन जो है वो किस चीज़ के अंदर आता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो वो आता है। जबकि ऑस्मोटिक जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है ये सब मिलकर जो है वो काम करेंगे। जी, थर्ड जो कंपोनेंट है, थर्ड जो कैटेगरी है वो हमारे पास सिंथेसिस में बाइल की आती है। बाइल की सिंथेसिस लिवर का एक मेजर फंक्शन है। और होम्योस्टेटिक इफ़ेक्ट इसका क्या है, ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन करती है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी बाइल का फंक्शन जो है वो क्या है, लिवर का फंक्शन ये है कि बाइल की प्रोडक्शन करनी है और बाइल ने क्या करना है, फैट्स को एमल्सिफाई करना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या है, एमल्सिफिकेशन जो फैट की है, इससे क्या होता है, फैट्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपस में फिर जुड़ के बड़ी फैट जो है ये बनाते नहीं हैं। चौथी कैटेगरी हमारे पास जो है लिपिड्स की, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स की है। और इन्होंने क्या करना है, ब्लड की केमिस्ट्री को रेगुलेट करना है, इसके अलावा एनर्जी को स्टोर करना है और सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए स्पेशली लिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स जो हैं इन्होंने क्या करना है, फंक्शन करना है। तो ये था हमारे पास जो है वो पहला फंक्शन सिंथेसिस का। 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं कंपोनेंट्स की जो कि सिंथेसाइज हो रही हैं कहाँ पे, लिवर के अंदर। नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सेकंड में प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और एल्बुमिन जो हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन हैं जिनकी सिंथेसिस में लिवर का मेजर रोल होता है। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास बाइल है जिसकी सिंथेसिस होती है लिवर के अंदर। इसी तरह लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स जो हैं इनकी सिंथेसिस भी लिवर के साथ लिंक्ड है। तो सेकंड फंक्शन की तरफ चलते हैं हम। लिवर का सेकंड फंक्शन क्या है, स्टोरेज है। तो लिवर ने स्टोरेज भी करनी है। 2 मेजर इसमें जो है कंपोनेंट्स हैं जिनकी स्टोरेज जो है वो की जाती है, आयरन और इसी तरह की बहुत सारी मेटल्स आयरन के साथ जो है, और इसके अलावा ग्लाइकोजन को जो है वो स्टोर किया जाता है।
अब इसमें जो आयरन और इसी तरह की मेटल्स को जो स्टोर किया जाता है उसका फंक्शन क्या है, टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन के लिए और हीमोग्लोबिन जो है उसको बनाने के लिए। आयरन जो है हीमोग्लोबिन का मेजर जो है वो कंपोनेंट है, सो उसको बनाने के लिए और हीमोग्लोबिन से आगे जो है ऑक्सीजनेशन जो है टिश्यूज़ की, उसके लिए आयरन को स्टोर किया जाता है लिवर के अंदर। सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पे जो स्टोर होता है वो है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है ये एनर्जी रिज़र्व है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज को, और ग्लाइकोजन जो है मसल और लिवर के अंदर जो है स्टोर कर ली जाती है, और जब इसकी ज़रूरत होगी तब ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगला फंक्शन भी इसी से लिंक्ड है कि जो मटेरियल इसमें स्टोर होते हैं उनकी कन्वर्जन के लिए एक्सेस ग्लूकोज जो है इसको ब्लड के अंदर कन्वर्ट जो है वो किया जाएगा ग्लाइकोजन में, यानी ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा और एक्सेस अमाउंट होगी ग्लूकोज की उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लाइकोजन जो है उसको स्टोर कर लिया जाता है लिवर के अंदर। इसी तरह लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट जो है किया जाता है, और इसके अलावा जो है जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होगी इसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन करेगा लिवर। तो होम्योस्टेटिक इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, ये एनर्जी की स्टोरेज जो है वो कर रहा है और उसको यूज़ भी कर रहा है, क्योंकि जब लैक्टिक एसिड की अमाउंट या ग्लूकोज की अमाउंट जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो ये थर्ड फंक्शन था जी कन्वर्जन हो रही है किसकी, ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड की ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन की ग्लूकोज। चौथा फंक्शन है जी रिसाइकलिंग का। तो जो रिसाइकलिंग जो है वो किस चीज़ की यहाँ पे जो है ना वो होनी है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स के, जैसे कि आयरन और बहुत सारे और जो है हीमोग्लोबिन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनको ओल्ड रेड ब्लड सेल तोड़कर उनको जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, और यही स्टोर हुए जो कंपोनेंट हैं इनको नेक्स्ट जो है फर्दर जो है कह लीजिए कि जो है कंपोनेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये वजह है कि लीवर को कहते हैं कि जी खून बनाता है, हालांकि लीवर एग्जैक्टली खून बना नहीं रहा, हाँ, लेकिन ब्लड के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने में, उनको प्योरीफाई करने में, उनको तोड़ने में लीवर का रोल होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिफ्थ रोल है हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन का। जहरीले असरात को कम करना है। बहुत सारे हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि फूड एडिटिव्स हैं और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं और ड्रग्स हैं, इन सब को किडनी के अंदर जो है इसने क्या करना है, असिस्ट करना है, असिस्ट करेगा ये किडनी को, साथ में किस तरह से कि टॉक्सिन जो है इसको डिस्पोज जो है वो किया जाए। एक तो ये बैकग्राउंड जो साउंड्स है मैं इनसे बड़ी परेशान हूँ, हर 2 मिनट बाद कुछ ना कुछ जो है बिकने के लिए आ जाता है, मैं क्या करूँ। अच्छा जी, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है वो क्या है, जहरीले असरात को जो है कम करना है। फूड एडिटिव्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, ड्रग्स हैं, इन सब को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए ये किडनी को हेल्प करेगा। तो ये थे जी लीवर के कुछ मेजर जो है होम्योस्टेटिक फंक्शंस। 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं और अब इर्तिका शुरू हो गया है कि मुझे भी अम्मा जी निकाल के जो है वो ले जाएं अपने साथ। सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन। सिंथेसिस 4 कंपोनेंट्स की है, नाइट्रोजनस वेस्ट की, प्लाज्मा प्रोटीन्स की, बाइल की, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स की, जबकि स्टोरेज जो है वो आयरन और ग्लाइकोजन की है। कन्वर्जन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन। रिसाइकलिंग है जी, ओल्ड रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है, तो ये रिसाइकलिंग जो है वो हो रही है। डिटॉक्सिफिकेशन है, हार्मफुल केमिकल्स जो हैं, फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड और ड्रग्स जो हैं, इनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ किडनीज।
तो जो लिवर के हम फंक्शंस देख रहे हैं, होम्योस्टेटिक फंक्शन तो हैं ही, लेकिन इसमें जो सिंथेसिस हो रही थी ना यूरिया की, वो एक साइकिल के अंदर हमने पहले भी इसको डिस्कस जो है वो किया है यूरिया साइकिल को डिटेल से। तो यूरिया साइकिल भी लिवर के अंदर होता है। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिससे प्रोडक्शन होती है यूरिया की, और यूरिया की प्रोडक्शन जो है इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। वंस अगेन इसको हम जो है रिवाइज कर लेते हैं। इसमें 2 अमोनिया का मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है शंट इनटू दी साइकिल, ये एंटर होते हैं इसके अंदर, या कह लीजिए इनपुट के तौर पर यूज़ होते हैं इस साइकिल के अंदर, यूरिया साइकिल के अंदर, और ये जनरेट करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। अच्छा जी, इसमें जो है 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मॉलिक्यूल, और बाकी जो है इसमें जो इनिशियल और प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है ऑर्निथीन, ये मिलकर जो है वो क्या बना रहे हैं, ये एक हमारे पास जो है मॉलिक्यूल आ रहा है यूरिया का, और एक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है। ये 2 अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्निथीन ऑफ द साइकिल टू फॉर्म द सिट्रुलिन। सबसे पहले कंपोनेंट जो है इसमें सिट्रुलिन जो है वो बनता है, और सिट्रुलिन जो है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सेकंड अमोनिया जो है सेकंड जो नाइट्रोजन है यूरिया की, इसको ऐड अप करने के बाद आर्जिनिनोसक्सिनेट के अंदर, आर्जिनिनोसक्सिनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, और आर्जिनिन को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्जिनेज एंजाइम इनटू यूरिया एंड द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ऑर्निथीन। ये है हमारे पास जो है यूरिया साइकिल। इसमें 2 अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन हुए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथीन के साथ, और इन्होंने बनाया सिट्रुलिन, और अनदर अमोनिया कंबाइन टू फॉर्म द आर्जिनिन। आर्जिनिन इज स्प्लिट बाय आर्जिनेज टू फॉर्म द यूरिया एंड द प्रीकर्सर। प्रीकर्सर कहते हैं शुरू वाला, बिल्कुल स्टार्ट वाला जो है मॉलिक्यूल। तो इससे नेक्स्ट साइकिल जो है ये ऑन हो जाता है। जी, होम्योस्टेसिस के अंदर लिवर का जो है सेंट्रल जो है रोल है, सेंट्रल ये स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का, और बहुत सारे फंक्शन हैं होम्योस्टेसिस के अंदर। ये हमने पिछला जो इसमें टेबल जो है वो डिस्कस किया है। इस टेबल के अंदर वो सारे के सारे जो है ना वो क्या है, पांचों के पांचों जो है, सिंथेसिस का आप ले लीजिए, स्टोरेज का ले लीजिए, रिसाइकलिंग का ले लीजिए, कन्वर्जन का ले लीजिए, ये सारे के सारे जो रोल थे वो सेंट्रल जो मेटाबॉलिक जो क्लियरिंग हाउस है बॉडी का, इसलिए इसको जो है वो कह रही हैं लिवर को। क्यों? क्योंकि ये सारे जो मतलब बेसिक जो मेटाबॉलिज्म के जो है ये फंक्शंस हैं, ये लिवर के अंदर जो है हो रहे हैं। सो लिवर को क्या कहेंगे हम? सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको क्लियर करने के लिए एक बॉडी का ये सेंट्रल हाउस है, जहाँ से बॉडी से एलिमिनेट जो है वो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ किडनीज। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, अच्छे से समझिए। अल्लाह की अमान में।